हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट 8 फरवरी 2026 यानी कि आज हुई सीटेट परीक्षा के पेपर 2 का एनालिसिस वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ साइंस और मैथ्स के पूरे 60 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज ये पेपर देखे हैं तो अपने आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। आप लोगों के पेपर सेट में क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे क्योंकि अलग अलग पेपर सेट होता है, बाकी क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक साइंस के क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को पहले क्वेश्चन में बोल रखा है ABCD आपके पास 4 अलग अलग लिक्विड है। ए आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या है। ग्लूकोज आपका न्यूट्रल होता है। इसके अलावा टर्मरिक सोल्यूशन करता क्या है, यानी कि आपका टर्मरिक किस तरीके से कलर चेंज करेगा ये पता होना चाहिए। साथ ही डिटर्जेंट जो होता है ये आपका बेसिक होता है और प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए न्यूट्रल चीज आप लोगों का कलर चेंज नहीं करती, तो ए आप लोगों का गलत है। जिसमें ए दे रखा आप उस ऑप्शन को इस तरीके से काट दीजिए। सेकंड जो सब्सटेंस था वो क्या था, वो था आपका टर्मरिक, और टर्मरिक आपका बेसिक लिटमस यानी कि बेस के साथ वो आपका रेड कलर होता है, और यहाँ पे रेड लिटमस यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी में ये आपका कलर चेंज नहीं करता है, यानी कि ये सही है। और फिनोप्थलीन में यहाँ पे कलरलेस रहेगा, ये यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि 2 ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों का अगला जो था वो था आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है यहाँ पे बेस में ब्लू रहेगा और एसिड में भी आपका ब्लू में चेंज कर देगा, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, और फिनोप्थलीन में जो बेस होता है वो पिंक कलर में हो जाता है, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये पूरा क्वेश्चन काफी लेंथी सा लग रहा था, तो पूरे एक पेज में दे रखा है। इसके अलावा अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आप लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल की जो आपकी बेसिक रिएक्टिविटीज रिलेट क्वेश्चन होता है उस टाइप का ये दे रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से एक टेबल दे रखा है, और इस तरीके का टेबल बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। ये देखिए सी जो है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, इवन कॉपर सल्फेट को भी ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, यानी कि कॉपर को भी उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर रहा। तो ये जो सी होगा ये सबसे कम रिएक्टिव है। सी के बाद आप लोगों का यहाँ पे है ए, फिर है बी और फिर है डी। अब देखिए ये मैंने किस तरीके से किया, सी के बाद मैंने ए को क्यों लिया। ए जो है यहाँ पे आयरन सल्फेट को यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर ये चेंज कर रहा है, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सी के बाद रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा किसकी होगी, ए की। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जिंक और आयरन को यहाँ पे कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ पे पता है कि जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस तरीके से हमने रिएक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे बोला कि सी ए बी डी, यानी कि ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। एक नेगेटिव वाला ऑप्शन देखना है। जब आप किसी जो साइंस से रिलेटेड कंटेंट को यहाँ पे साइंस के टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो वो आप लोगों का यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करता। बाकी एक तरीके से अगर आप कोई रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सीखते हैं, या फिर आप रेगुलर मीटिंग करते हैं अपने नेबरिंग स्कूल टीचर से, या फिर आप लोग यहाँ पे कोई म्यूजियम वगैरह जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। बट किसी टेक्स्ट को सिर्फ रीड करने से यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होता। अब अगला ये जो क्वेश्चन है एक मैच द फॉलोइंग था, मैं कहूँगी कि ये इजी क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। बेसिकली इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी हो तो डायबिटीज यहाँ पे हो जाएगा। तो डी का क्या होगा, डी का थर्ड होगा, जो कि एक ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर हम बाकी यहाँ पे कंपेयर करें तो ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो द्वार्फिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोनापन, यानी कि बी का होगा फर्स्ट, और बी का फर्स्ट सिर्फ ए के ऑप्शन में दे रखा है, जो कि है थर्ड ऑप्शन। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सेपरेट बाय
क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं होता, जिसके अंदर प्रॉपर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, यानी कि प्रॉपर एक रिएक्शन हो रही हो। जैसे कि जो आपका मिथाइल अल्कोहल है, जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट नहीं होता, बाकी सभी चीज़ें आपकी क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट हो जाती हैं। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे टीचर एक एक्टिविटी करा रही है और एक्टिविटी कराने के बाद एक चीज़ बोल रही है, वाई डू यू थिंक द बाउल डिड नॉट सिंक। अब देखिए जो बॉल है वो सिंक क्यों नहीं हुआ, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कटोरा जो है वो आपका सिंक नहीं हुआ, जबकि एक चम्मच जो है यहाँ पे डूब गई। तो जब ये वाई यानी कि इसके फैक्टर बताने की बात करें, वाई फैक्टर जब भी पूछे, मैंने आपको बताया था इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा हाइपोथेसिस। प्रोसेस स्किल मैंने कई बार डिस्कस किया आप लोगों के साथ और मैंने कहा भी था कि ये आपके पेपर में आएगा, कल भी आया था, आज भी आया है। हाइपोथेसिस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ में हमें बताना है कि साइंस का कौन सा नेचर जो है सही तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। एक यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी। इन्होंने यहाँ पे वर्क किया किसी पर्टिकुलर मटीरियल पे और वो पर्टिकुलर मटीरियल जो है डार्क से जब लाइट की तरफ लेके गए तो वो यहाँ पे ग्लो कर रही थी और इन्होंने ये रीज़न दिया कि सनलाइट जो है ये पर्टिकुलर रीज़न है इसके ग्लो करने का। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया इस एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ड्रॉप करने का, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को बाद में रिज्यूम करेंगे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने इस क्रिस्टल को डार्क एरिया में ही खोल के देखा तो वो जो पर्टिकुलर इमेज थी वो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुई, वो फॉगी हो गई, यानी कि पर्टिकुलर जो क्रिस्टल्स थे वो आपके क्या कर रहे थे, एमिट कर रहे थे रेडिएशन। तो यहाँ पे सनलाइट भी नहीं थी उस समय। तो ये आपका किस नेचर को रिप्रेजेंट करता है ये दिखा रखा है। तो देखिए ये एक टेंटेटिव नेचर नहीं है। टेंटेटिव नेचर वो होता है जिसमें चीज़ें डेवलपमेंट हो रही होती है और ये हम साइंटिस्ट के थ्रू, अलग अलग साइंटिस्ट जब देखते हैं इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्रिएटिव है ऐसा नहीं है, कोई प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। ये एक तरीके से कैसा है, ये एक तरीके से सेरेंडिपिटियस है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे फॉर्चुनेट तरीके से या बाय लक आपको चीज़ें जो है वो पता चल गई। अगर वो इस एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए किस टाइम के लिए यहाँ पे छोड़ता नहीं और बाद में रिज्यूम नहीं करता तो मे बी उसको नहीं पता चलता कि सनलाइट इसके पीछे का रीज़न नहीं है। और अगर उन्होंने उस एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया होता तो उसका डिस्कवरी ही नहीं होती। यानी कि एक तरीके से संयोग ही हुआ और संयोगवश ये जो एक तरीके से खोज है ये हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ पाए। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सना जो है इन्होंने अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसी से ही उन्होंने प्रिया ने यहाँ पे नोट किया अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है 38.4 डिग्री सेल्सियस। अब एक ने सेल्सियस में और एक ने फ़ारेनहाइट में यहाँ पे नोट किया। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के साथ मैराथन क्लास में बताया था, C=F-32 इंटू यहाँ पे क्या होता है 5/9 होता है। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप सेल्सियस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर निकालूं यानी कि फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है 98.6, तो उसका यानी कि सना का अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 98.6 है तो इनका टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। इट मीन्स प्रिया का टेम्परेचर कितना है, प्रिया का है यहाँ पे 38 और सना का क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि प्रिया का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है किससे, सना से। दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं है। एक आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है, एक आपको सेल्सियस में दे रखा है। या तो दोनों को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए या दोनों को सेल्सियस में बदल दीजिए, जिसका ज़्यादा होगा उस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है साइंटिफिक टेम्पर को क्या कर रहा है, एक तरीके से एसोसिएट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखें तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से आप लोगों को करना है, ये सही तरीका है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्रिएटिवली क्या कर रहे हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं छोटे छोटे
प्रॉब्लम्स में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड करके, ये भी सही है। स्केप्टिसिज्म टूवर्ड नॉन साइंटिफिक बिलीफ। अब देखिए स्केप्टिसिज्म वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्केप्टिसिज्म वर्ड का मतलब है कि आप यहाँ पे डाउट कर रहे हैं किस पे, जिस पे आप नॉन साइंटिफिक बिलीव रखते हैं। ये भी तो सही है, यानी कि कोई भी चीज़ आपको बता दी गई है तो उसका आप कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ढूंढना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है भाई, मुझे साइंटिफिकली इसका कोई ना कोई क्लॉज चाहिए, तो ये भी सही है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ सही नहीं होगा, यानी कि ABC जो है वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, कंसिडर द स्टेटमेंट 1 and 2 आपको देखना है, गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन ऑन मूविंग अ पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज करने के लिए नॉन ज़ीरो वर्क आप नहीं कर सकते, आपको कुछ पर्टिकुलर वर्क करना पड़ेगा, तब आपका मोमेंटम, यानी कि बेसिकली P = m/v होता है मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है, और फोर्स अप्लाइड करोगे तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो वर्क नहीं होगा, तो ये यहाँ पे गलत है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल नॉन जीरो नेट फोर्स शुड बी एक्ट ऑन इट। अब इस स्टेटमेंट में कौन सा लॉ लग रहा है, इसको जरा समझिए। इस स्टेटमेंट में लग रहा है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन के सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है कि आप लोगों का जो नेट फोर्स होता है, बेसिकली जो फोर्स अप्लाइड होता है, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये यहाँ पे यही तो बोला गया है, टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल नॉन जीरो नेट फोर्स शुड बी एक्ट ऑन इट, यानी कि नॉन जीरो नेट फोर्स लगना चाहिए। और यही न्यूटन का सेकेंड लॉ, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, जबकि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड बी लीस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन ऑफ साइंस विद सोसाइटी अमंग द लर्नर। तो देखिए आपको रिलेशन डेवलप करना है किस किस के बीच में, साइंस और सोसाइटी के बीच में। तो ये आपको लर्नर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप करनी है, तो इनमें से कौन सा लीस्ट सूटेबल होगा ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो डिबेट एक अच्छा पॉइंट है, तो डिबेट को आप यहाँ पे काट दीजिए। ग्रुप वर्क भी जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है साइंस और टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये यहाँ पे काट दीजिए। अब आपको साइंस को किसके साथ जोड़ना है, सोसाइटी के साथ जोड़ना है, तो जो साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एक तरीके से सोसाइटी का ही पार्ट मानी जाती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी कि इसमें लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, जो आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर जो है एक पोस्टर कंपटीशन को भी यहाँ पे मान सकते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट मैप को भी मान सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा करेक्ट है। बट यहाँ पे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट की बारीकी यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, और ये क्वेश्चन आपका हो जाता। यहाँ पे हमें 4 अलग अलग वायर दे रखी है, और इन वायर का लेंथ हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है और एरिया दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है कि किस वायर में जो हीट होगी वो आपकी लीस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला मैंने बताया, H = I² RT, ये आपका फॉर्मूला होता है। और R जो होता है रेजिस्टेंस, इसका रिलेशन लेंथ और एरिया के साथ क्या होता है, L/A, यानी कि ρL/A का रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है आप इस जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चलेगा, जो हीट प्रोड्यूस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है L/A के रेशियो से। तो आपको इस क्वेश्चन में इनका रेशियो निकाल के देखना था, और जिस केस में रेशियो जो है लीस्ट आएगा उस केस में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं सभी केस में रेशियो निकालती हूँ, L को ऊपर रखो और एरिया को नीचे रखो, तो 10 से 10 कट जाएगा, और 10 की पावर 8 जो है -8 जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 10
के पावर 8 बन जाएगी। यानी कि पहले केस में जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस पार्ट को मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, आपको सिर्फ इतना रिलेशन यहाँ पे चेक करना है। तो पहले केस में जो आपका आंसर आएगा 1 × 10 की पावर 8 आएगा। ये कैसे आया, मैंने लेंथ की वैल्यू को ऊपर रखा और एरिया की वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से नीचे रखा। 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया और ये जो -8 है 10 की पावर -8 ऊपर जाके 10 की पावर +8 बन गया। नेक्स्ट केस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10/8 आपको करना है। 10/8 करेंगे तो 1.25 के अप्रॉक्स आएगा और ये 10 की पावर 8 यहाँ पे हो जाएगा। -8 +8 बन गया। अब अगर आप 12/6 करते हो, 12/6 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा कट जाएगा और 10 की पावर 8 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 5/10 करती हूँ, 5/10 करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये क्वेश्चन आप वर्बली भी कर सकते थे, यानी कि बस इन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। ये तो जस्ट मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इन वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करते, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके यहाँ पे आएगा 1, इसमें आएगा आपका 1.25, इसमें आएगा सीधा, अगर आप 12 और 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, और अगर मैं 5 और 10 को डिवाइड करती हूँ तो 0.5 आएगा। किस केस में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे डी केस में छोटी वैल्यू आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एग्जामिनर आपके नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाह रहे। अगर आपको नॉलेज है कि किस तरीके से चीज़ें आएंगी तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाएंगे। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है असर्शन कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये तो आप लोगों को कई बारी बता रखा है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है, यहाँ पर विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन का, और ये बिल्कुल सही है। और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वाइल डिस्कसिंग द नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस डिस्कस करते हुए साइंटिस्ट जो है, अ साइंटिस्ट इज ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड वर्ड का मतलब क्या है, ओपन माइंडेड वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसे आइडियाज़, कोई ऐसे बिलीव जो कि उनके खुद के आइडियाज़ के अगेंस्ट भी जाए, वो उसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अपने आइडियाज़ सबके साथ शेयर करना या फिर किसी और के आइडियाज़ से एग्री नहीं होना, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज़ को लेके आना, ये नहीं। यहाँ पे ओपन माइंडेड का मतलब है कि आप दूसरों की चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ये होता है ओपन माइंडेड चीज़ें। यानी कि अब हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी कई ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी तो है और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एनिमल के फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था और एक ही चीज़ से यहाँ पे आपका क्वेश्चन निकल जाता। अगर आप इन्फेंट की बात करें, एक नवजात की बात करें, तो वो क्या पीता है, वो सिर्फ दूध पीता है लगभग 6 महीने तक। तो यहाँ पे डी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से जो मैच द फॉलोइंग आपके पेपर में 2 से 3 आया, वो तो आपको एक तरीके से फ्री के मार्क्स यहाँ पे दिला रहा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखने में आपको टेक्निकल लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार क्या दे दिया हम लोगों को नई चीज़, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था पूरी की पूरी रिएक्शन, जिसमें CaO को मैंने क्या बताया था, CaO होता है आपका क्विक लाइम, और क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। ये इक्वेशन जब मैंने मैराथन क्लास में भी कराई थी, जब मैंने नॉर्मल सेशन में भी कराए थे, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनर कैसे ना कैसे इस इक्वेशन को यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि CaO आपका क्विक लाइम थोड़ी होता है, सॉरी स्लेट लाइम थोड़ी होता है। CaO तो आपका क्विक लाइम है, और जब इसमें पानी मिक्स किया जाता है तब ये स्लेट लाइम बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों का मिसमैच जो पूछा गया यही है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही है। जिप्सम का है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और यहाँ पे अगर हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है। तो मिसमैच कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हम लोगों को एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है और ये पूछ रखा है कि इस टास्क का क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पुट ऑन करें, ये हमारा साइंस का एक एम माना जाता है। तो ये पॉइंट तो हमारा होगा चाहे किसी भी तरीके की एक्टिविटी चल रही हो।
इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, एनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चा जो है एक्सप्लेनेशन रख सके जो ऑब्जर्वेशन रख रहा है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि help learner to understand the experiment are the principal route to scientific knowledge। अब देखिए इस पॉइंट के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट जो है एक साइंटिफिक नॉलेज का प्रिंसिपल रूट माना भी जा सकता है, बट प्रिंसिपल वर्ड जो है यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिव सेंस आएगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से ही आप साइंटिफिक नॉलेज ले सकते हो। तो इस पॉइंट को कंसिडर कर भी सकते हैं, इस पॉइंट को कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिफिक नॉलेज का एक रूट होता है आपका ये एक्सपेरिमेंट। तो हम इस पॉइंट को कंसिडर भी कर सकते हैं। अदरवाइज अब आप इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखिएगा कि आयोग जो है इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, अब अगला क्वेश्चन ये जो असर्शन रीजन है इसके अंदर असर्शन क्या दे रखा है, वाइल प्रिपेयरिंग अ डो, एक डो बनाने के लिए बेकिंग पाउडर को ऐड किया जाता है यीस्ट के साथ ताकि यहाँ पे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये फैसिलिटेट हो सके। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसमें शुगर यहाँ पे ऐड होती है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बेकिंग पाउडर इज एक्ट एज फूड फॉर यीस्ट, ये भी यहाँ पे गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते थे, पहले वाले स्टेटमेंट में अगर आपको डाउट है तो दूसरा तो कंफर्म आपका गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से चेक करने पे भी फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो अब हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ के बेसिस में हमें साइंस का नेचर यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये बिलीव किया जाता था कि सभी लिविंग बीइंग जो है अर्थ में वो गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए, बट हमें यहाँ पे बताया गया है कि डार्विन जो है इस बिलीव के साथ आए, इस आइडिया के साथ आए कि जो अर्थ में लाइफ है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ लाइफ से यहाँ पे अराइव हुई है। तो देखिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर तो नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ हो नहीं रही कि हम सभी चीज़ों को समान मान रहे हैं। यहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ये साइंस के टेंटेटिव नेचर यानी कि डेवलपमेंटल नेचर को यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक स्टूडेंट के ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी सही रहेगी। सीधा उसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसे यहाँ पे सीधा टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नहीं देंगे, उसे यहाँ पे एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि बच्चों को आप ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनके जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पे दूर होंगे। तो अगर हम ऊपर ऊपर से भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े तो हम करेक्ट आंसर पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगला क्वेश्चन ईजी है। अगर आप ध्यान से देखें हम लोगों ने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करा था, जो आप लोगों का बायो का मैराथन था, उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे फर्न का एग्जाम्पल दे रखा था कि फर्न को हमें मैच करना था उनका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता था। जब मैंने आप लोगों के साथ मैराथन ली थी उसमें हमें फंगस और मॉस नहीं दे रखे थे, बट फर्न हमें दे रखा था। और फर्न में क्या होता है, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग किस में होता है, बडिंग तो आपका यहाँ पे हाइड्रा में होता है, तो बडिंग तो इसका आंसर होगा नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर एक चीज़ अच्छे से पकड़ लें तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमें बोल रखा है रिएक्ट वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो देखिए आपको मैंने मेटल और नॉन मेटल में वाटर के साथ रिएक्टिविटी बताई थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के फॉर्म के साथ, और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम होगा,
इसके अलावा सोडियम दे रखा है और कैल्शियम भी हो सकता है। एक तो पोटेशियम हम यहाँ पे मानेंगे जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है, बट मैग्नीशियम नहीं होगा। मैग्नीशियम यहाँ पे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे पहले ही डिस्कस की थी। इस पेपर में तो रिएक्टिविटी सीरीज आई नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद यहाँ पे आएगा कैल्शियम। और इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो इस तरीके से 3 एलिमेंट जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया। इसके अलावा यहाँ पे सी में क्या बोल रखा है कि डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता? तो आयरन तो रिएक्ट करता है भैया, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से हम कहेंगे पोटाशियम जो है आपका यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बी की बात करें, जो आपका यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वह आपका आयरन है। और जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता वो क्या है, वो है आपका कॉपर। इसके अलावा अगला हम क्वेश्चन देखें तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का इजी क्वेश्चन में कंसिडर होगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो बी का क्या होगा? बी का होगा आपका यहाँ पे 5, और बी का 5 आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा यीस्ट किस काम में आता है? अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा ये आपका ब्रेड को बनाने में काम आता है। तो ए का क्या होगा? ए का होगा 4, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट है। बी का क्या होगा? बी का होगा 5। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया आपका यहाँ पे टाइफाइड और कॉलेरा स्प्रेड करता है, ये हमने पढ़ा था टेबल में पूरा प्रॉपर। इसके अलावा वायरस जो है, एक एड्स जो है HIV वायरस से होता है। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। ये तो बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे हम लोगों का वायरस का क्या होगा? वायरस का यानी कि डी का क्या होगा? यहाँ पे सेकंड होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे स्लज को ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर को हम ग्रिड से यहाँ पे ग्रिड में एंटर करके एक बड़े से रिमूवल टैंक में भी डालते हैं, और साथ ही हम यहाँ पे सैंड पेबल को यहाँ पे वेस्ट वाटर से अलग करते हैं। यानी कि बड़े बड़े ये जो सैंड वगैरह हो गए, टुकड़े जो पत्थर के टुकड़े वगैरह हो गए, उनको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। बट हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, इन पे यहाँ पे एक्ट नहीं करते। हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पे माइक्रोब्स की मदद से किल करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का थर्ड जो स्टेप है ये यहाँ पे आपका वेस्ट वाटर में नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है कि साइंस टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट। तो इंक्लूड करनी चाहिए और इंक्लूड होता भी है। बट जब आप इसका रीज़न देखते हैं तो इस रीज़न में यहाँ पे यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड बोल रखा है। यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड जैसा कोई मेथड नहीं होता, देयर आर वेरियस मेथड। ये मैंने आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस किया था कि जहाँ पर स्टैटिक, ऑलवेज या एक तरीके से सुप्रीम ऐसे वर्ड आ जाए। साइंस कोई सुप्रीम नहीं है, साइंस से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और मेथड भी कोई एक यूनिवर्सल मेथड नहीं होता। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स जो है वो करेक्ट होगा। आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे 7 तारीख के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कई सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 8 तारीख के पेपर में भी पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन कैसे बनता है। देखिए अब आप लोग इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। जो आप लोगों की कोल्ड एयर होती है वो कभी भी ऊपर नहीं होती। आप लोगों ने अपने घरों में देखा है जो एग्जॉस्ट फैन है वो आपके किचन में टॉप में होता है। क्यों टॉप में होता है? क्योंकि ऊपर की तरफ आपकी वार्म एयर जाती है। तो आप लोगों को ईजिली पता होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगी। जो हॉट एयर बैलून होता है जब उसमें गर्म हवा जाती है तब वो आपका ऊपर की तरफ उड़ता है, तो उसमें हॉट एयर होगा, बट आपका हाई प्रेशर एरिया नहीं, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे क्रिएट होता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गैल्वेनाइजेशन इज टू प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन हम जब करते हैं तो ये रस्टिंग से यहाँ पे प्रिवेंट होता है। ये एक
फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। समटाइम इसे केमिकल चेंज कंसिडर किया जाता है। अब एग्जामिनर इसे फिजिकल चेंज कंसिडर करेगा या केमिकल चेंज कंसिडर करेगा वो हमें टाइम के साथ यहाँ पे पता चलेगा। बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके किया जाता है, तो ये एक केमिकल चेंज है। इस क्वेश्चन के दो यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। पहले तो ये कि दोनों के दोनों आपका क्या है, दोनों के दोनों आपका केमिकल चेंज है। अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे ए फिजिकल चेंज और बी केमिकल चेंज कंसिडर कर सकते हैं। मैं अभी भी इस क्वेश्चन में 50-50 यहाँ पे मार्क करके चलूंगी कि इस क्वेश्चन में देखते हैं आयोग जो है इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर कंसिडर करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कल 7 तारीख के पेपर में भी मिला था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 88। आप कहेंगे कैसे मिला था? आप लोगों को एक टेबल दी गई थी जिसमें स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वगैरह पूछी गई थी। मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई रे ऑफ लाइट जो है किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो आपका आंसर था नो चेंज। जब आप अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका थर्ड जो ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है? पर्कुलेशन रेट जो होता है लूमी सॉइल का क्लेई सॉइल से ज़्यादा होता है। लूमी सॉइल वो होता है जिसमें पार्टिकल दोनों सेम साइज़ के होते हैं। क्लेई सॉइल होता है जिसमें पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब सिंपल सी बात है, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो उनमें से वाटर फ्लो जो है नहीं होगा और पर्कुलेशन उसका कम होगा, तो ये यहाँ पे सही है। सैंडी सॉइल में यहाँ पे जो बिग पार्टिकल होते हैं वे आपके ज़्यादा बड़े होते हैं एज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू स्मॉल पार्टिकल। तो यहाँ पे बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा और सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो सोलर कुकर होता है उसमें आप लोग ये देखोगे कि कौन सा पार्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें जो आपकी ग्लास शीट लगी होती है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। और देखिए, न्यूमेरिकल में मैं कोशिश करूंगी कि जितना एक्सप्लेनेशन नीडेड है उतना मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन करूं। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है? -40/10, जिसमें से एक ये है। तो दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे -5/2 लिखेंगे इनटू कोई भी नंबर आप जैसे यहाँ पे t ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x जो है पहले से दे रखा है ये टर्म। तो यहाँ पे मैंने t ले लिया और ये किसके बराबर आ गया? -40/30, 3 के बराबर आ गया। तो अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 और माइनस से माइनस का साइन भी कट जाएगा, तो t की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ जाएगी? ये जो 2 है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16/3 जो है वो t की वैल्यू आ गई। अब बोल रखा है कि ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल x के बराबर है। तो x कितने के बराबर होगा? x होगा आपका 3/16 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल जो है आपका x के बराबर है। तो अगर x मेरी वैल्यू यहाँ पे आ गई है तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, यानी कि 8 इंटू यहाँ पे मैं 3 इंटू 3/16 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 4 8, 8 प्लस 1 9/4 आ जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे काटूँ तो ये बन जाएगा 3/2 और ये बन जाएगा 9/4। अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15/4 और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है सेम इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था और इसमें देखिए इतने पार्ट में a+b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर होता है, 3 जो है आपका 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 3y का स्क्वायर। मैंने इस तरीके से लिख दिया। साथ ही बाकी जो चीज़ दे रखी है 5 और इसके अलावा 2x + 3y आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए, इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी? -14 भी है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग की वजह से मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ पे -14 भी है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। इस पूरी इक्वेशन में आप क्या करिए कि यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो ले लीजिए 2x + 3y, यानी कि इस पूरी की जगह t लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका t² - 5t + -14। तो इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए? प्लस माइनस करने पे यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे
सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 7 2 ज़ा क्या होता है 14, और 7 और 2 को अगर मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ तो कितना आएगा 5 आएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। मिडल टर्म स्प्लिट करके जब आप इसके ब्रैकेट को यहाँ पे खोलोगे तो आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। और इसके बाद आप देखिए टी की बस वैल्यू लगा दीजिए। अगर मैं टी की वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में टी को यहाँ पे कॉमन लिया था उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। प्लेस करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। ये सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है जबकि मेरा प्लस आया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला है कि टेस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर। जब आप रिलेटिव परफॉर्मेंस मेंबर की देखते हैं वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को, तो इसको हम यहाँ पे नॉर्म रेफरेंस यानी कि कोई रेफरेंस लिया है और उस रेफरेंस के आधार पर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसको हम कोई क्राइटेरिया हमने सेट नहीं किया, कोई डायग्नोस नहीं कर रहे, कोई अचीवमेंट नहीं देख रहे, यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस देख रहे हो तो रिलेट करके कंपेयर करके, तो इसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं। अब इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। तो आप लोगों को एक छोटी सी स्मार्ट अप्रोच मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए बी और बी सी दे रखा है, बट दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बी ओनली या डी ओनली दे रखा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि पहले आपको इनको चेक करना है कि क्या पता यही यही करेक्ट हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डी ओनली को चेक करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे बोल रखा है किसी अभाज्य संख्या का जो मूल वर्ग है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कोई प्राइम नंबर आप मुझे बताइए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं बेसिकली आपके जैसे 2 3 5 7 जो कि सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ तो क्या इसका स्क्वायर रूट आपका रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर नहीं है, ये आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें SSS कॉन्ग्रुएंसी है या फिर SAS कॉन्ग्रुएंसी है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो कहीं पे कोई एंगल की बात नहीं हो रही है। तो अगर कोई एंगल की बात नहीं हो रही तो एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी होगी भी नहीं। तो दो ऑप्शन मैंने इस तरीके से यहाँ पे काट दिए। अब SSS कॉन्ग्रुएंसी में भी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है बस आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या है BC, और BC के ऊपर दो पॉइंट है A और D, वो भी सेम साइड में। तो हम इस तरीके से बनाएंगे और ये आपके दो ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से बन गए। तो ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका D। तो AB कितना दे रखा है? AB आपको 5 दे रखा है। इसके अलावा AC कितना दे रखा है? AC आपको 8 दे रखा है। साथ ही BC कितना दे रखा है? BC आपको यहाँ पे 4 दे रखा है। और AD जो है वो आपको कितना दे रखा है? ये आपको 8 दे रखा है। और CD आपको कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो बस इसको आप कंपेयर कर लीजिए। अगर मैं पहले ऑप्शन में देखती हूँ तो ABC किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में ही ABC यहाँ पे दे रखा है। अब बस आपको ये देखना है ABC वाला पैटर्न दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी कि BCD में किस तरीके से फॉलो हो रहा है और वो किस ऑप्शन से यहाँ पे मैच करेगा। कैसे हम चेक करेंगे? यहाँ पे हमें AB दे रखा है और AB क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सेंटीमीटर है? AB है 5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर किसको मेंशन किया गया है? DC को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आएगा DC, और यहाँ पे हमें DB दे रखा है और यहाँ पे हमें DC दे रखा है। यहीं से हमें करेक्ट आंसर पता चल गया। बट फिर भी हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे इसके आगे दे रखा है BC, और BC कितना है? BC है यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी आपको जो BC है वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि C लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा B। BC या CB दोनों ही आपका 4 सेंटीमीटर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए करेक्ट है।
तो यहाँ पे अगर आप एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, देयर इज ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन डिडक्शन। देखिए ऑलवेज की वजह से गलत है, डिडक्शन मेथड और यहाँ पे हम लोग इंडक्शन मेथड दोनों ही यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है हमेशा एक प्रोसीजर पे फॉलो होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि डी गलत है तो डी गलत के हिसाब से एक ऑप्शन आपका इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। अब इसके अलावा क्या बोल रखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ अ मेथड इन विच द रोल ऑफ लर्नर इज मिनिमम, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि लर्नर का रोल ही कम है, लर्नर का रोल कम होगा तो यहाँ पे कौन सीखेगा। तो यहाँ पे बी जिस ऑप्शन में है वो आप यहाँ पे काट दीजिए, ए और सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने करेक्ट ही किए होंगे। इसमें आपके ना मैथ्स लग रही है ना साइंस लग रही है, थोड़ा सा आपका टेक्निकल दिमाग लग रहा है जो कि आप लोगों को यहाँ पे अलाउ करना था। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। मैंने आपको साइंस में भी बताया इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब है कि एक सब्जेक्ट का लिंक हम क्या करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे करेंगे, वो होता है भाई इंटरडिसिप्लिनरी। अगर आप एक ऑप्शन यहाँ पे देखें जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जिसमें बोल रखा है कि अपना नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ KAJAL, काजल लिख रही हूँ। काजल ये जो लिखा मैंने ये इंग्लिश लेटर में यहाँ पे लिखा। अब इसमें मैं देख रही हूँ सिमेट्री, इसमें मैं देखूंगी सिमेट्री तो A इस तरीके से कटेगा, A इस तरीके से कटेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश और मैथ्स को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं लिंक कर रही हूँ। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को दिखा रहा है जो कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे करना था। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 72 का। अब देखिए 72 का रूल तो आप कहेंगे यार हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पर 72 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है ये तो आप सभी को पता है। 72 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, तो 72 जो है आप लोगों का ये किस तरीके से बनेगा, 8 9 होता है 72, ये हम लोगों को पता है। 8 और 9 का नियम यहाँ पे देखना है। 8 और 9 का नियम देखते हुए आप लोगों को क्या चेक करना था, आप लोगों को बस ये चेक करना है। 8 का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है इस पर्टिकुलर नंबर से आपके डिविजिबल होनी चाहिए। ये तो यार बहुत बेसिक, अगर आप लोगों ने क्लास भी ली थी तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाए होंगे। बस आप लास्ट के 3 डिजिट जो है आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि 8 से कौन सा यहाँ पे डिविजिबल होगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट है। देखिए 8 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 8 1 जा 8 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बचेगा 62। आपको पता है 62 जो है 8 के टेबल में नहीं जाता, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस इस तरीके से आपको चेक करना था। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेप, पैरामीटर, एरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीगन। ये है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं जिससे आप यहाँ पे शेप्स, बेसिकली जो 2D शेप्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करती है। ये मैंने कई बार आप लोगों को कराया था। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपको a + b जो है 17/6 दे रखा है। a × b आपको कितना दे रखा है, a × b आपको यहाँ पे 2 दे रखा है। तो a - b का होल स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये और इजी तरीके से निकल जाएगा। ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर -4 × a × b, ये आपका फॉर्मूला है। a + b का होल, a + b आपको पता है, इसके जगह आप 17/6 का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे। -4 × a × b आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बस इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिए और यहाँ पे आपका 1/6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनमें से क्या पर्पस है, तो देखिए यहाँ पे असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल सही है। असेसमेंट करना है जो कि टीचिंग का ही पार्ट हो, ये करेक्ट है। रैंकिंग नहीं करना है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये यहाँ पे सही है। तो आप कहेंगे ए एंड सी जो होगा वो करेक्ट है, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन, मैं इसे कंसिडर करूंगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड सबके निकाल दीजिए। यह आएगा आपका 1400 के आसपास आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1400 के आसपास इनका सम आएगा। तो देखिए
एक पूरे पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है आपका 360। तो 1400 जो है आपका 360 के बराबर आ जाएगा। और आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको निकालना है मार्च और जनवरी का गैप निकालना है। मार्च और जनवरी का गैप कितना आएगा, यह आएगा आपका 340। तो 1400 जो है अगर 360 के बराबर है तो यहाँ पे 340 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 360 बाई 1400 इंटू 340 इसके बराबर आएगा। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 27.2 यानी कि 27.2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो क्वेश्चन में आपको निकालना है ना वो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड रखिए। क्या निकालना, मार्च और जनवरी का गैप निकालना है। मार्च और जनवरी का गैप यानी कि ये नंबर निकालना है। तो इसी वजह से मैंने 1400 को इस साइड रखा ताकि ये 360 के बराबर कर सकूं और यहाँ पे 340 इसके जस्ट नीचे आ सके। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ आपको दे रखा है, ब्रेथ आपको दे रखा है, डेप्थ आपको दे रखा है। कॉस्ट निकालनी है आपको अगर उसके फ्लोर और वॉल को यहाँ पे पेंट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 15, ब्रेथ है आपका यहाँ पे कितना, सॉरी लेंथ है यहाँ पे 20, ब्रेथ है आपका यहाँ पे 15 और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 4। और लेंथ और ब्रेथ को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 580 आएगा और कॉस्ट कितना दे रखा है, 42 यहाँ पे दे रखा है। बस आप इसे यहाँ पे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 24,360 जो कि आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैटर्न इज जनरली एसेंशियल फॉर टीचिंग अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के लिए यहाँ पे पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब इसमें आप लोग कई कैंडिडेट यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन देख के सेकेंड ऑप्शन भी लगा के आए होंगे, बट ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे पढ़िए, देखिए कंपेयर करना इजी, ये तो गलत ही है। इसके अलावा यहाँ पे पैटर्न जो है एक क्रिएटिव माइंडसेट लेके आता है। क्रिएटिव माइंडसेट के अलावा अलजेब्रा की भी यहाँ पे बात की गई है, तो अलजेब्रा को तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है सेकेंड ऑप्शन में कि यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है अनलाइक अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा में तो नहीं होती, अलजेब्रा में रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे अनलाइक की वजह से जो है नहीं होती है कि इस पॉइंट को भी काट देंगे। तो पैटर्न जो है जनरलाइजेशन सामान्यकरण लेके आता है, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि रवि ने और अमित ने इन्वेस्टमेंट की। रवि ने यहाँ पे 7,000 रुपये लगाए 20% के इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी 1.5 साल तक, वो भी कंपाउंड एनुअली। ठीक है जी। उसके दोस्त ने 8,000 रुपये लगाए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी 2 साल तक कंपाउंड एनुअली। तो आपको डिफरेंस निकालना है इनके इंटरेस्ट के बीच में। तो इनका फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि इन्होंने क्या फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया होगा। तो देखिए अगर मैं अमाउंट निकालूं वो भी किसका, रवि का, तो 7,000 रुपये इसने यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया और इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट जो है इसने हाफ ईयरली लगाया तो इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा आधा। तो यहाँ पे आप 10% इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। और अगर मैं 1.5 साल में आधे आधे साल का इंटरेस्ट यहाँ पे देखूँ तो 1.5 साल में टोटल 3 किस्तें इसने चुकाई होंगी। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 9,317। तो इसको आप यहाँ पे करिएगा। इसके अलावा अमित की अगर हम बात करें तो अमित ने क्या किया, अमित ने यहाँ पे 8,000 रुपये लिए थे। तो 8,000 रुपये लिए और 8,000 रुपये में 10% का इंटरेस्ट लगाया, पर उसने यहाँ पे 1 साल तक यानी कि 2 साल तक इंटरेस्ट चुकाया तो 2 ही आएगा क्योंकि कंपाउंड एनुअली है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9,680। अब ये तो इनका आ गया अमाउंट। अब अमाउंट आ गया तो इन्होंने इंटरेस्ट कितना चुकाया होगा ये कैसे निकालेंगे, इनका गैप निकालेंगे। अमाउंट इतना चुकाया, लिया इतना था, तो पहले वाले केस में इंटरेस्ट कितना आएगा, इनका गैप आएगा जो कि आ जाएगा यहाँ पे 2,317 आ जाएगा। और दूसरे वाले बंदे ने 8,000 रुपये लिए थे और 9,680 चुकाए, तो इसने भाई कितना इंटरेस्ट चुकाया, इनका गैप होगा। यानी कि भाई जो पैसे आप ले रहे हो वो तो वापस दोगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो होता है इंटरेस्ट। और एक्स्ट्रा पैसा इसने कितना दिया, यहाँ पे 1,680 दिया। तो इन दोनों का आपको यहाँ पे सम करना है। इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे सम करती हूँ
तो यहाँ पे हम लोगों का क्या करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 637, जो कि आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक ट्राइंगुलर पिरामिड है जिसमें एक्स वाई जेड क्या है, फेस, वर्टेक्स और एज है। तो एक ट्राइंगुलर पिरामिड का फेस कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है, वर्टेक्स भी 4 होता है और एज कितना होता है, एज आप कैसे निकालेंगे, इक्वल टू वी, ये जो फॉर्मूला होता है एफ प्लस वी माइनस 2 जो है इसका फॉर्मूला है। तो 4 + 4 - 2 यानी कि 8 - 2 कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तीनों चीज़ें आपने निकाल दी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है, आप लोगों को बस ये चेक करना है। तो अगर मैं इसमें पहली वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को लगा के देखूँ तो 2 × 4 + 3 × यहाँ पे क्या होगा 4, 2 × यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। तो ये आ गया 4 2 8, ये आया आपका 12 और ये आया आपका 12। तो 12 से 12 आपका कट जाएगा और 8 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया था कि हम लोग इस चैप्टर में जो क्लास 9th का एक चैप्टर है इसमें √2 को जब हम इरैशनल प्रूफ करना होता है तो हम लेट करते हैं कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। इस तरीके से लेट करते हैं और उसके बाद खुद को ही गलत प्रूफ करते हैं और बताते हैं फाइनली कि √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। इस तरीके से एक बार मैंने बताया था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसी को ही हम विरोध कर रहे हैं। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता कि सीधा √2 को लिया उसे इरैशनल प्रूफ कर दिया। आप कभी भी देखना, अगर आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे। हमें टीचर बोला करते थे कि यहाँ पे 3 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 नंबर के। तो हमें बताया जाता था कि पहले √2, √3, √5 को रैशनल ले लो, उसके बाद उसे इरैशनल प्रूफ कर। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपका सिलेंडर का है जिसमें आपको बोल रखा है कि जो हाइट है वो आपका रेडियस के 3 टाइम्स है और आगे बोल रखा है एरिया ऑफ बेस जो है सिलेंडर का वो कितना दे रखा है, 616 दे रखा है। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपको देखना है क्योंकि सिलेंडर का बेस जो है वो सर्कुलर शेप का होता है। 2πr कितने के बराबर है, ये आपका 616 के बराबर है, ये हमें बताया गया है। अब आपको कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको πr² की वैल्यू सीधा दे रखी है, 616 दे रखी है और आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हाइट जो है किसके बराबर है, हाइट जो है आपका 3r के बराबर है। तो हाइट आपको अलग से यहाँ पे निकालना होगा और हाइट अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो हाइट कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे πr² जो है किसके बराबर है, ये आपका 616 के बराबर है। यहाँ से आपको पहले r निकालना पड़ेगा। अगर आप r² निकालते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, r² जो है बेसिकली r जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 r² यहाँ पे करेंगे और ये 16 के बराबर 616 के बराबर आएगा। इससे जब आप r कैलकुलेट करेंगे तो r जो है आपका 14 आ जाएगा। r जो है यहाँ पे 14 आ गया। अगर यहाँ पे r 14 आ गया तो इस जगह पे मैं अगर पुट करूँगी तो यहाँ पे हाइट जो है 42 आ जाएगा। तो 42 मुझे इस तरीके से करना है। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब आपको इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आपको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए और ये डेसिमल में क्यों है, क्योंकि आपका आंसर लीटर में बोला गया है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को 1000 से डिवाइड करना था। तो बेसिकली अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ, चाहे मैं यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करूँ, आपकी यूनिट डिजिट में आएगा कितना 2, क्योंकि 6 2 होता है 12 और यूनिट डिजिट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो कि है सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्रोच लगानी थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्चे को अरेंज करने को दिया गया, इन नंबर को इस तरीके से अरेंज किया, इसको क्या चीज़ की कमी है। मैंने आपको 1000 बार इस टाइप के क्वेश्चन बोल रखा है, बच्चे के कॉन्सेप्ट में कमी है। बच्चे को हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आपको चीज़ें नहीं आती, रूल रटने को नहीं बोलेंगे, लिखने को नहीं बोलेंगे, उसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो शायद सीटेट के एग्जामिनर आपको फ्री मार्क्स देने के लिए ही रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पे न्यूमरेशन सिस्टम में देखें तो क्लॉक जो है वो किस तरीके से, वो आपकी षष्टिक प्रणाली
प्रणाली पे बेस्ड है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, जो पैरामीटर है दो सर्कुलर फील्ड का वो आपको 40 पाई और 96 पाई यहाँ पे दे रखा है। पैरामीटर मतलब सरकमफ्रेंस, यानी कि पहले वाले सर्कल का 2 पाई आर जो है 40 पाई के बराबर दे रखा है। तो पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा इसका 20। इसके अलावा दूसरे का कितना दे रखा है, 2 पाई आर जो है वो कितने के बराबर दे रखा है, 96 पाई के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे भी पाई से पाई कट के यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे 48। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, दोनों का रेडियस निकाल दिया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल जो कि इन दोनों सर्कल के यहाँ पे एरिया के बराबर है। तो दोनों सर्कल के एरिया को प्लस करिए और थर्ड सर्कल का एरिया निकाल दीजिए। यानी कि दोनों सर्कल को अगर मैं दोनों सर्कल के एरिया को प्लस करती हूँ तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जो होगा बड़े वाले के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पाई की जगह मैंने पाई जो है यहाँ पे मैंने इस तरीके से कॉमन ले लिया है। इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अब देखिए इस जगह पे दोनों ही रेडियस का आपको स्क्वायर करके सम करना है। पहले वाले का रेडियस कितना था, 20 था। दूसरे वाले का रेडियस कितना आया था, अभी 48 आया था। दोनों का स्क्वायर को अगर मैं सम करूंगी तो यहाँ पे 2704 यहाँ पे आएगा और ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब बड़े वाले सर्कल के बराबर है। तो आपने इस तरीके से लिखा, पाई से पाई यहाँ पे कट गया, आर स्क्वायर जो है 2704 के बराबर आ गया। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 52 का स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए कल के पेपर से मैं अगर कंपेयर करूं, मैंने कहा कि चीज़ें आई हुई है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, और यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप इसे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 24। अगर आप 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करते हैं तो 25 के स्क्वायर के बराबर आता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है और बताना है कि इसका क्या आंसर है। सबसे पहले तो देखिए ये आप किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे एक साथ में इन सभी को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप इस तरीके से लिख देंगे और इसके बाद जो चीज़ें आपकी कट रही होंगी वो चीज़ें आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका 2 के टेबल से काट दिया। तो यहाँ पे आया 25 और यहाँ पे आया 16। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। 16 किसका होता है, 4 का होता है। अब ये जो अंदर आप लोगों की ये चीज़ें कट गई बच गई, इसको भी आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कंप्लीट आपके स्क्वायर बन जाएंगे। ये जो 1681 है, मतलब 1681 है, ये आपका 41 का स्क्वायर होता है और 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो आपका 21 का स्क्वायर होता है। तो बस आपको यहाँ पे करना है क्या है, आपको यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कट करके देखना है कि ये किसके बराबर आएंगी। आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया और ये आपका 205 और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगी, 84 के बराबर आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रखा है कि रेनू जो है वो लॉस करती है यहाँ पे 15% अगर वो एक आर्टिकल को इतने में बेचती है, और 12% वो यहाँ पे क्या करती है, गेन करती है आर्टिकल बी में अगर वो इसे इस अमाउंट में सेल करती है। और उसने इस आर्टिकल को टोटल इतने में यहाँ पे सेल कर दिया, तो उसने कितना यहाँ पे गेन किया होगा ये पूछा गया है। तो अगर मैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालूं रेनू का, तो रेनू ने उस आर्टिकल को कितने में यहाँ पे बेचा, तो बेचा कितने में, बेचा है यहाँ पे 382.50 में बेचा। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो उस आर्टिकल में उसे लॉस कितने का हुआ, अगर वो 100 का आर्टिकल था उसे 15% का लॉस हुआ, यानी कि 85 में उसने बेचा। आपको इसको कैलकुलेट करना है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे आर्टिकल की बात करूँ, ये पहले आर्टिकल की बात है, और अगर मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूँ तो दूसरे आर्टिकल को उसने कितने में बेचा, यहाँ पे 616 में बेचा। और इसमें इसे गेन कितना हुआ, इसे इसमें गेन हुआ 12% का, यानी कि 100% की चीज़ को 112 में बेच दिया। पहले आर्टिकल में इसने यहाँ पे कितने रुपए देखे, तो इसने यहाँ पे देखे इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना है, वो आया आपका 450,
और दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, यह है आपका 550। तो दोनों का टोटल सीपी कितना आ गया, दोनों का टोटल सीपी यहाँ पे आ गया आपका 1000। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 1000 रुपये की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया, यहाँ पे 1180 रुपये में बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, आपको इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप है यहाँ पे 180 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1000 है। मैंने कहा था कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, तो 18% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। जिस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन की नीड है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन आइटम अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू लोकल मार्केट। तो उन्हें प्लान करना चाहिए ट्रिप लोकल मार्केट में। तो यहाँ पर बोल रखा है कि इंजॉयमेंट होगा, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कोई ट्रिप नहीं होती, एजुकेशनल ट्रिप में चीज़ें जो है बच्चा सीखता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंडेटरी है, एनसीएफ में बोला है। तो इस टाइप का ऑप्शन कल भी था एक क्वेश्चन में, तो ये भी गलत है। ये आपके बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा कि फॉर्मली, यहाँ पे फॉर्मल लर्निंग नहीं हो रही, यहाँ पे बच्चा एडवर्टीजमेंट, शॉपकीपर से डिस्कशन, ये सबसे बेहतर पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन होगा करेक्ट है। अब देखिए जैसा मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्री मार्क्स दिलाने के लिए ही दिए गए, मुझे तो ऐसा लगता है अपनी तरफ से। अब अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, x/y जो है आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है और आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे x/y को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पावर है वो नेगेटिव है, तो पावर आपकी पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया, और साथ में डिवाइड के साइन के साथ ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक तो माइनस का साइन है उससे एक बार रिवर्स होगा, और मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में जाएंगे तो दोबारा रिवर्स होगा। तो जैसे था वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, ये जो माइनस का साइन है इसके वजह से 3 ऊपर आया, 2 नीचे गया। फिर मल्टीप्लाई से आप डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई बदलोगे तो फिर वो जो 2 है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से दो चीज़ का स्टेप मैंने एक ही बार में कर दिया। ये चीज़ यहाँ पे कट गई तो 3 की पावर 1 जो है वो नीचे आपका आ जाएगा। अगर आप दो स्टेप में भी करते हैं तो फाइनल आपका रिजल्ट यही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आप लोगों का आंसर क्या आया, 2 के पावर 4 कितना होता है, ये होता है आपका 16, 16/3 ये आया, मतलब -16/3 आया x/y की वैल्यू। आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, एक तो इस ब्रैकेट को हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इस ब्रैकेट को अगर मैं देखूं तो -16/3 आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे y/x लिखना है, यानी कि -3/16 यहाँ पे आएगा। 16/3 को आपने उल्टा कर दिया, इसके पावर -1 है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किसको करना है, यहाँ पे y/16 को, इसको उल्टा करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3/16, और इसको भी रेसिप्रोकल करना है। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके 265/9 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन का आपको अप्रोच दे रही हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में क्या चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। बहुत डिटेल में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं जा रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा है ये दो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कल सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन था, आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। सम होगा तो ये दोनों प्लस होंगे, तो ये आएगा आपका 5x यहाँ पे आएगा, और इन दोनों को यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो देखिए -10 और -50 को अगर मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, -60 यहाँ पे आएगा। -60 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 90 के बराबर हो जाएगा। और ये 90 के बराबर क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम आपका यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम आपका कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे प्लस करते हैं तो 150 आएगा, और ये कट के यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये कट के यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। x की वैल्यू अगर मेरी 30 है तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ, सॉरी 120 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 30 यानी कि 120 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 160 होगा, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और एंगल B जो है 70 डिग्री है। अगर एंगल B 70 डिग्री है तो एंगल B हम इस तरीके से बना देंगे, और ये बनाया मैंने A, इसको बनाया B, इसको बनाया C, इसको बनाया D। एंगल B आपका 70 है, तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये पैरेललोग्राम है। और अगर ये एंगल यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे D भी कितना होगा, ये भी 70 होगा, और जो आपके एडजेसेंट एंगल
ट्रायंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अगर ये 70 है तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और ये भी 110 होगा। तो सी और डी जो है वो आपका 110 आ गया, ए और डी जो है वो 70 आ गया। ए 70 नहीं है, ए 110 है, तो ये कट गया, ये कट गया। इसके अलावा ए और अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी आपका 70 है, तो ये भी कट गया। यहाँ पे ए और सी कितना है, 110 है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, जिसमें यहाँ पे बोल रखा है कि इनका मीडियन जो है क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। इस क्वेश्चन का मीडियन हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का आपको मीन जो है ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये जरा देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है तो मीडियन इसका क्या होगा, मीडियन होगा इन दोनों का सम, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं। इन दोनों का सम क्या है, ये आपका मीडियन है, और ये किसके बराबर है, ये आपका 61.5 के यहाँ पे बराबर है, यही बोल रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2a + 3 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 123 आ जाएगा। और ये जो 3 है ये जहाँ जाके माइनस भी होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगा आपका 60। तो a अगर 60 है तो a + 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। मीन्स आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है, इन सभी नंबर्स को आपको प्लस करना है। अगर आप इन्हें प्लस करोगे और 10 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, इन सभी को प्लस करके 593 आएगा, और इन सभी को प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 593, इन सभी को प्लस करके आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 59.3 यहाँ पे आएगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई टेक्निकल आपको कोई चीज़ लगानी भी नहीं थी, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू लगाओ। मैंने आपको कहा था मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, कुछ क्वेश्चन तो होंगे यार पेपर में, पेपर 2 है, लेवल 2 है ये, तो इसमें चीज़ें होंगी, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आपके बेसिक मजबूत है, कैलकुलेशन मजबूत है, तो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे 5 को मैं अगर 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, +20, इसके अलावा -48x, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -56 आंसर आ जाएगा। ये आएगा 9x - 8 के बराबर आएगा। आपको x वालों को सबको साथ में लेके सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42x आ जाएगा। बिना x वालों को अगर आप साथ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो -28 आएगा, ये आपका आ गया। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे x निकालते हैं तो इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। x अगर आपका 2/3 है तो आपको क्या निकालना है, 3x + 4 निकालना है। 3 × 2 यहाँ पे 2/3 आपने किया, +4 आपको यहाँ पे करना है। 3 से 3 आपका कटा, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, सॉरी यहाँ पे -2/3 था, -2/3, तो -2 + 4 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। मैं कोशिश कर पाऊंगी कि मैं क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी करूँ। देखिए आंसर की का मतलब तभी है जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप लोगों ने एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया और क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।